हेलो गाइस, आज हम करेंगे सीपीसी का पार्ट सेकंड। क्योंकि हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में सेक्शन है 36 से 74 तक। हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देखेंगे इसमें। तो पहला सेक्शन है 36 कहता है आदेशों का लागू होना। तो ये कहता है जो उपबंध डिग्री के निष्पादन में लागू होंगे वही हमारे डिग्री के निष्पादन में लागू होंगे, वही जो उपबंध है वो आदेशों के निष्पादन में लागू होंगे। तो इसमें ये कहता है। तो हम डीपली एक बार हम कर चुके हैं ये सीपीसी। अब हम सिर्फ रिवीजन बेस पे कर रहे हैं। तो आदेशों का लागू होना, तो इसमें कहता है जो उपबंध डिग्री के निष्पादन पर लागू होते हैं वही उपबंध ऑर्डर के निष्पादन पर लागू होंगे। अब देखते हैं हम आगे का सेक्शन। आगे सेक्शन कहता है 37 बताता है 37 कहता है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय। तो ये कह रहा है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के अंतर्गत कौन आएगा। तो ये बताता है ये डिग्री अपीली अधिकार में पारित की गई है तो प्रथम बार का न्यायालय, जो हम पहली बार जहाँ केस फाइल करते वो न्यायालय। यदि ऐसा न्यायालय अब नहीं रहा है तो जिसमें डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया जा सकता है, उसी फैक्टों पर जिस न्यायालय में अब आवेदन किया जा सकता है तो वह न्यायालय आएगा। ये बताता है हमारा 37। अब आ जाते हैं हम 38 पर। 38 कहता है वह न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री निष्पादित की जाएगी। तो कौन से न्यायालय हैं उनके द्वारा डिग्री का निष्पादन किया जाएगा। तो इसमें ये बताता है जिसने डिग्री पारित की है वो न्यायालय डिग्री का निष्पादन करा सकता है, इन्फोर्समेंट करा सकता है, या फिर जिसे इन्फोर्समेंट के लिए भेजी गई है, निष्पादन के लिए भेजी गई है, वो करा सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं 39 बताता है डिग्री का अंतराल, मतलब ट्रांसफर ऑफ डिग्री। तो ये ट्रांसफर ऑफ डिग्री के बारे में बताता है। तो इसमें कहता है डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर कर सकता है। ठीक है। डिग्री पारित करने वाला न्यायालय किसके आवेदन पर कर सकता है। डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्री के आवेदन पर डिग्री का ट्रांसफर कर सकता है। डिग्री के निष्पादन के लिए सक्षम न्यायालय को भेज सकता है। ठीक है। अगर न्यायालय को लगता है ये सक्षम न्यायालय ये डिग्री का निष्पादन करा देगा तो वहाँ भेज सकता है। ये न्याय के लिए ऐसा आवश्यक हो तो वो स्वप्रेरणा से भी कहीं डिग्री का ट्रांसफर कर सकता है। जहाँ नियत ऋणी है उस क्षेत्र को न्यायालय को भी भेजी जा सकती है। जहाँ नियत ऋणी रह रहा है और वहीं पे ट्रांसफर कर देगा इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है। तो ये बताता है 39। तो 39 कहता है डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर डिग्री का ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड कहता है डिग्री का निष्पादन के लिए सक्षम न्यायालय को भेज सकता है। न्यायालय को लगता है वो सक्षम न्यायालय वो डिग्री का निष्पादन करा सकता है तो वहाँ भेज सकता है। थर्ड में बताता है ये न्यायालय के लिए ऐसा आवश्यक हो तो वो स्वीमीटर से भी डिग्री का ट्रांसफर कर सकता है। फिर बताता है जहाँ नियत ऋणी रहता है उस क्षेत्र के न्यायालय को भी डिग्री के निष्पादन के लिए ट्रांसफर कर सकता है न्यायालय। अब आ जाते हैं हम आगे। अब सेक्शन 40 बताता है सेक्शन 40 आता है किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री का अंतरण। तो ये कह रहा है कोई एक राज्य से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर की जा रही है डिग्री, तब तो कह रहा है अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री का अंतरण। तो इसमें कहता है अन्य राज्य के नियमों के अनुसार वहाँ के सक्षम न्यायालय द्वारा भेजी जाएगी। तो अन्य राज्य के लिए ट्रांसफ़र कहाँ की जाएगी, तो वहाँ का जो राज्य है और जिस राज्य को हमें ट्रांसफ़र करनी है डिग्री वहीं भेजी जाएगी। वहाँ का जो सक्षम न्यायालय हुआ जो हम डिग्री ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस केस को सुनने की सक्षम होगा तो उस न्यायालय को हम भेज देंगे। तो कहाँ भेज देंगे, अन्य न्यायालय में। तो अगर अन्य राज्य के नियमों के अनुसार वहाँ के सक्षम न्यायालय को भेजी जाएगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अब आ जाता है इसमें 41 बताता है निष्पादन कार्रवाई के परिणाम या प्रमाणित प्रतियां। तो ये कह रहा है अगर कोई कोर्ट ने कोई डिग्री ट्रांसफर की है दूसरे कोर्ट को और उस कोर्ट ने क्या किया है उस डिग्री का निष्पादन करा दिया है तो जो प्रमाणित प्रति होंगी जो भी होगा निष्पादन कराने के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे भेज दे। ये असफल हो गया है या सफल हो गया है इस कार्य में तो सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे जिस न्यायालय ने उसे डिग्री ट्रांसफर की उस न्यायालय को भेज देगा। ठीक है। तो ये आ जाता हमारा 41। अब आते हैं 42 कहता है अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति। तो ये कह रहा है 42 न्यायालय की शक्ति के बारे में बता रहा है। ट्रांसफर करने की आंतरिक डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति है। तो ये न्यायालय की शक्ति के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जिस न्यायालय को डिग्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है उसे वैसी शक्तियाँ होंगी जो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को होती हैं। तो ये हाँ बता रहा है न्यायालय की शक्ति बता रहा है कि जिससे ट्रांसफ़र की गई है और डिग्री का निष्पादन करने के लिए उस न्यायालय की शक्तियाँ क्या होंगी। तो वो कह रहा है वही शक्तियाँ होंगी जो जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है उस न्यायालय को जो शक्तियाँ
प्राप्त हैं वही निष्पादन करने वाले न्यायालय को भी प्राप्त होंगी, जिस पर ट्रांसफ़र होकर डिग्री आई है निष्पादन के लिए। अब चलते हैं हम आगे। अब हम ये रिवीजन बेस पे कर रहे हैं केवल। 43 कहता है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अब ये कह रहा है जहाँ सीपीसी लागू नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिग्री ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाएंगी जहाँ सीपीसी लागू होती है। ठीक है, तो कौन से न्यायालय द्वारा की जाएंगी? जहाँ सीपीसी से कार्य होता है, मतलब सीपीसी जहाँ लागू होती है वैसे की जाएंगी। तो कह रहा है जहाँ सीपीसी लागू नहीं होती ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिग्री ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाएंगी जहाँ सीपीसी लागू होती है। अब आ जाते हैं हम 44 बताता है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। तो कह रहा है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अब यहाँ पे राजस्व न्यायालय की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है ऐसे राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्री जहाँ सीपीसी लागू नहीं है ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकेंगे जहाँ सीपीसी लागू होती है। अब आ जाते हैं हम आगे। और 44 ए बताता है व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। तो ये कहता है व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। तो ये कह रहा है व्यक्तिकारी राज्यों द्वारा पारित डिग्री कैसे निष्पादित की जाएंगी। तो कह रहा है ऐसी डिग्री जो किसी व्यक्तिकारी मतलब भारत के बाहर राज्य द्वारा पारित की गई हैं कोई, तो वह भारत में ऐसे निष्पादित की जाएंगी जैसे भारत में ही पारित की गई हैं। ऐसी डिग्री भारत के किसी भी जिला न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकेंगी। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है अगर कोई डिग्री ऐसी है जो भारत के बाहर की है, तो कह रहा है कैसे निष्पादित की जाएंगी। तो ऐसे निष्पादित की जाएंगी जैसे भारत के न्यायालय ने ही उसे पारित किया हो। ठीक है, तो कौन सा न्यायालय करेगा? जिला न्यायालय करेगा उन डिग्रियों का निष्पादन। अब आ जाते हैं हम 45 बताता है भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन। अब भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन कैसे होगा? अब 44 ए में था कि कोई भारत में आई है डिग्री, कोई व्यक्तिकारी राज्यों द्वारा पारित डिग्री भारत में आई है निष्पादन के लिए, तो इसमें बता दिया था 44 ए में कि ऐसे करेंगे जैसे भारत में ही कोई न्यायालय उसने निष्पादन की है। और कौन सा न्यायालय करेगा? जिला न्यायालय करेगा। अब 45 बता रहा है भारत के बाहर डिग्री का निष्पादन। अब हमारे यहाँ की डिग्री है तो कैसे होगी? तो कह रहा है भारत के बाहर विदेश में ऐसे न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजी जाएगी जिसे केंद्र सरकार प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया हो। मतलब कौन कर सकता है? तो कह रहा है जो केंद्र सरकार बताएगी उस न्यायालय को भेजी जाएगी। तो जैसे हमें कोई डिग्री है उसे हम भारत के बाहर निष्पादन कराना है उस डिग्री का, तो वो डिग्री का निष्पादन ऐसे करा सकेंगे जैसे केंद्र सरकार के प्राधिकार से, मतलब केंद्र सरकार बताएगी उस न्यायालय में आप कराएं, तो केंद्र सरकार की अनुमति से कराई जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो न्यायालय बताया होगा। अब 46 तो 46 बताता है आज्ञा पत्र के बारे में। तो कह रहा है डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय निरृत डिग्री की संपत्ति कुर्क करने के लिए आज्ञा पत्र निकाल सकेगा। तो कह रहा है जब तक संबंध न बढ़ाया गया हो। हाँ, तो आज्ञा पत्र के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है आज्ञा पत्र कौन निकाल सके? तो कह रहा है जब किसी डिग्री पारित करने वाले न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो इस डिग्री का निष्पादन के लिए सक्षम है, तो उसके लिए क्या करेगा? आज्ञा पत्र निकाल देगा, उसे आज्ञा पत्र दे देगा कि आप क्या करो, इस डिग्री का निष्पादन करो। ठीक है, निष्पादन निरृत डिग्री की संपत्ति कुर्क करने के लिए वो आज्ञा पत्र निकाल सकेगा। अब आ जाते हैं हम 47 बताता है प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो ये कह रहा है कि एक न्यायालय ने पारित कर दी डिग्री और दूसरे न्यायालय को ट्रांसफर कर दी। तो अब कह रहा है कि जो निष्पादन करेगा वो न्यायालय कौन कौन से प्रश्नों का निर्धारण करेगा। तो 47 कहता है वे प्रश्न जिनका अवधारण निष्पादन न्यायालय करेगा। तो इसमें पहला पॉइंट बताता है वे सभी प्रश्न जो बाद के पक्षकारों व उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं। बाद के पक्षकारों वे सभी प्रश्न जो सूट किया है उन पार्टियों के बीच पैदा होते हैं या उनके प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच पैदा होते हैं, तो उनका उन प्रश्नों का निर्धारण करेगा। फिर बताता है डिग्री के निष्पादन में अनुमोचन से संबंधित तुष्टि से संबंधित प्रश्न, किसी पक्षकार के प्रतिनिधि से संबंधित प्रश्न, इन सारे प्रश्नों का हल 47 बताता है निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो 47 क्या बताता है? तो 47 कहता है वे प्रश्न जिनका अवधारण निष्पादन न्यायालय करेगा। तो कह रहा है कौन कौन से प्रश्नों का निष्पादन करेगा? तो कह रहा है वे सभी प्रश्न जो बाद के पक्षकारों और उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं और डिग्री के निष्पादन अनुमोचन तुष्टि में संबंधित प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों का निर्धारण निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अब आ जाते हैं हम 49 बताता है 48 कुछ मामलों में निष्पादन वर्ज। अब आ जाते हैं 49
49 बताता अंतरिति के बारे में, ट्रांसफरी के बारे में। तो ये कह रहा है यदि डिग्री का अंतरण किया जाता है तो अंतरित डिग्री के उन सभी समस्याओं के साथ ग्रहण करेगा जिन्हें नियत डिग्री मूल डिग्रीदार के विरुद्ध परिवर्तित करा सकता है। और किसी को डिग्री ट्रांसफर कर दी गई है तो कह रहा है, तो ये कह रहा है यह डिग्री का अंतरण किया जाता है तो अंतरित डिग्री को उन सभी समस्याओं के साथ ग्रहण करेगा जिन्हें नियत डिग्री मूल डिग्रीदार के विरुद्ध प्रवृत्त करा सकता था। तो ये कह रहा है अगर किसी के विरुद्ध डिग्री पारित करनी थी, अब उसे न करके उसने किसी को ट्रांसफर कर दी है, तो वो कह रहा है जिसे ट्रांसफर की गई है डिग्री, जिसे ट्रांसफर ही है, तो ये कह रहा है तो जो नियत डिग्री जिन जिन जो चीज़ें जो रूल नियत डिग्री पर लगते थे वही रूल लगेंगे जो अब जिससे जो अंतरिति है उस पर। तो ये कह रहा है यदि डिग्री का अंतरण किया जाता है तो अंतरिति डिग्री के उन सभी समस्याओं के साथ ग्रहण करेगा जो मतलब नियत डिग्री था उसके अलावा कोई और है, तो वो उसके लिए बता रहा है अंतरिति के लिए। तो कह रहा अंतरिति डिग्री के उन सभी समस्याओं के साथ ग्रहण करेगा जिन्हें नियत डिग्री मूल डिग्रीदार के विरुद्ध प्रवृत्त करा सकता था। अब आ जाते हैं सेक्शन 50। तो सेक्शन 50 बताता है विधिक प्रतिनिधि के बारे में। तो कह रहा है विधिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है यह डिग्री के निष्पादन से पहले नियत डिग्री की मृत्यु हो जाए, कोई नियत डिग्री है उसकी मृत्यु हो गई है तो डिग्रीदार न्यायालय से आवेदन करेगा कि इस डिग्री का निष्पादन मृतक के प्रतिनिधि के द्वारा कराया जाए। तो कौन कराएगा? मृतक का प्रतिनिधि कराएगा। तो कह रहा है विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक दायी होता है सिविल केस में, उस सीमा तक दायी होता है जिस अंश तक उसने प्रॉपर्टी ली होती है मृतक की। तो ये क्या कह रहा है 50 में विधिक प्रतिनिधि के बारे में बता रहा है। तो विधिक प्रतिनिधि कौन है? तो ये कह रहा है कोई केस चल रहा है तो कह रहा है यदि डिग्री के निष्पादन से पहले नियत डिग्री की मृत्यु हो गई है तो फिर तो डिग्रीदार न्यायालय से आवेदन करेगा कि डिग्री का निष्पादन उसके मृतक प्रतिनिधि हैं, विधिक रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उन पर कराया जाए डिग्री का निष्पादन। तो फिर न्यायालय ये कह रहा है कि उन पर कराएगा, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कराएगा। और कितने तक कराएगा? तो कह रहा है वहाँ तक कराएगा जहाँ तक उनको मृतक की संपत्ति मिली हो, वहाँ तक संपत्ति मिली हो वहाँ तक उसका निष्पादन कराएगा। ठीक है, अब आ जाते हम आगे। अब आ जाते 51। 51 बताता है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति। तो ये निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। तो कह रहा है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति में क्या क्या है, तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कहता है संपत्ति का प्रदान द्वारा करा सकता है। कैसे कैसे निष्पादन कराया जाता है डिग्री का? तो कह रहा है संपत्ति के प्रदान द्वारा कराया जा सकता है। ठीक है, फिर बताता है संपत्ति कुर्की तथा विक्रय द्वारा कराया जा सकता है। धारा 58 के अनुसार गिरफ्तारी करके कराया जा सकता है। संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त करके कराया जाता है। फिर बताता है परंतु, अब इसमें एक परंतु जोड़ा है, परंतु ये नियत डिग्री न्यायालय की सीमा से फरार होने वाला है अपनी संपत्ति, या तो उसे लग रहा है कि कोई परंतु ये बता रहा है कि अगर परंतु में न्यायालय को लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या करेगा, फरार हो जाएगा अगर उसकी डिग्री को, अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे कब्जा न किया, तो क्या कह रहा है न्यायालय की सीमाओं से फरार होने वाला है। परंतु यदि कोई नियत डिग्री है न्यायालय की सीमाओं से फरार होने वाला है, अपनी संपत्ति को बेईमानी से हटा चुका है या अंतरित कर चुका है, मतलब या तो ट्रांसफर कर देगा या बेनामी से हटा देगा, तो क्या करेगा? तो कह रहा है डिग्री की रकम नहीं दे रहा है, यदि डिग्री धन के समुदाय के लिए है तो नियत डिग्री को कारागार में भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन ये कहता है, तो इसने पॉइंट बताए हैं कैसे कैसे डिग्री का निष्पादन होगा। तो कह रहा है संपत्ति के प्रदान द्वारा होगा, संपत्ति कुर्की तथा विक्रय द्वारा करा सकेगा, और फिर बता रहा है गिरफ्तारी करके करा सकेगा, फिर बता रहा है संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त करके करा सकेगा। पर इसमें एक प्रोविजो है, वो ये कहता है यदि नियत डिग्री न्यायालय की सीमा से फरार होने वाला है, न्यायालय को लग रहा है कि ये सीमा से फरार हो जाएगा, या न्यायालय को लगता है कि वो संपत्ति को क्या करेगा, बेनामी से हटा देगा या किसी को ट्रांसफर कर देगा, तो फिर क्या करेगा न्यायालय? उसे लग रहा है किसी को ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी या उसे बेच देगा, तो फिर न्यायालय क्या करेगा? डिग्री की रकम नहीं देगा। न्यायालय को बताइए डिग्री की रकम नहीं देगा, क्योंकि अगर ट्रांसफर कर देगा तो कहाँ से देगा? तो यदि डिग्री धन के समुदाय के लिए है तो नियत डिग्री को कारागार में भेज देगा न्यायालय। ये बताता है हमारा 51। अब आता है 52। 52 बताता है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का प्रवर्तन। आप विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री के प्रवर्तन के बारे में बता दिया था। 50 बता रहा था विधिक प्रतिनिधि के बारे में, और 52 बता रहा है
जब डिग्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित की गई है। तो फिर कैसे रहेगा, इसमें दो क्लॉज दे रखे हैं। तो पहला क्लॉज कहता है यदि कोई डिग्री किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित की गई है तो उसे मिली मृतक की संपत्ति कुर्क या विक्रय करने का निष्पादन की जाएगी। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो क्या हुआ, कैसे की जाएगी, तो ये कह रहा है अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई किसी पे केस चल रहा था, किसी पे केस चल रहा था, अब उसका क्या हुआ, वो मर गया। तो अब उस पर केस भी चल रहा था, ठीक है, और वो मर गया। अब उसका लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिग्री का निष्पादन कराएगा। तो कहाँ तक कराएगा, जहाँ तक उसने उस मृतक व्यक्ति की प्रॉपर्टी ली हो, ठीक है, उतने तक उससे निष्पादन कराया जाएगा। ये पहला पॉइंट बताता है। सेकंड बताता है यदि उसने मृतक की संपत्ति का उपयोग कर लिया है, मतलब उसने अगर मृतक की संपत्ति है जो उसके पास आई थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, तो उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, तो डिग्री ऐसे निष्पादित की जाएगी मानो उसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से पारित की गई। तो वो कैसे की जाएगी, जैसे की जाएगी फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी प्रॉपर्टी से की जाएगी। तो इसमें ये बता दिया 52 में। 52 का ये कहता है अगर कोई मृतक व्यक्ति है उसके विरुद्ध कोई डिग्री का निष्पादन कराना है तो उसके वो मर गया है और उसके विधिक प्रतिनिधि हैं, उन्हें उसकी प्रॉपर्टी मिली है, तो फिर जो मृतक व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी जितनी मिली है वहाँ तक डिग्री का निष्पादन कराया जाएगा। पहला पॉइंट कहता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है यदि उसने मृतक की संपत्ति का उपयोग कर लिया है तो डिग्री ऐसे निष्पादित की जाएगी जैसे उसके विरुद्ध हो, फिर किसके विरुद्ध की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी से की जाएगी। अब 53 बताता है पैतृक संपत्ति के बारे में। तो 53 बता रहा है पैतृक संपत्ति के बारे में। तो ये कहता है पैतृक संपत्ति जो किसी पुत्र या वंशज के हाथ में हो, मतलब जैसे किसी के बाबा से मिलती है या पिता से मिलती है, तो ये क्या है, वंशज के हाथ में आ जाती है, उसके विरुद्ध डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक मतलब पिता से मिली, बाबा से मिली, तो ये क्या है, पैतृक संपत्ति है, ठीक है। तो जो वंशजों को मिलती है, तो ये बता रहा है अगर उनके विरुद्ध कोई डिग्री है तो वो पैतृक संपत्ति से भी की जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं 54 बताता है संपदा का विभाजन। तो ये संपदा के विभाजन के बारे में बताता है। तो कह रहा है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण, मतलब कोई प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कराना, तो उसके बारे में बताता है। तो ये कहता है यह डिग्री किसी अविभाजित संपत्ति के विभाजन के लिए है, वहाँ विभाजन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर द्वारा। जिस जिले में प्रॉपर्टी है वहाँ के कलेक्टर की अनुमति से किया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यह डिग्री किसी अविभाजित संपत्ति के विभाजन के लिए है, कोई ऐसी डिग्री है जिससे प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए। तो फिर ये कह रहा है वहाँ जिस जिले में प्रॉपर्टी है उस जिले का कलेक्टर उसका बंटवारा कराएगा। जहाँ कलेक्टर ने विभाजन कर दिया वहाँ न्यायालय ऐसे विभाजन का कोई निर्णय नहीं दे सकते, ठीक है। अब उसने कर दिया है तो ठीक है। अब आ जाते हैं 55 बताता है गिरफ्तारी और निरोध के बारे में। तो ये बताता है गिरफ्तारी और निरोध डिग्री के निष्पादन में, डिग्री के निष्पादन में कोई गिरफ्तारी हो रही है और निरोध हो रहा है तो उसके बारे में बताता है। तो ये कहता है, तो इसमें हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम रिवीजन बेस कर रहे हैं। तो इसमें कहता है निर्णित ऋणी किसी भी समय किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई तो ये कह रहा है 55 गिरफ्तार और निरोध अगर कोई डिग्री का निष्पादन हो रहा है तो उसमें क्या किया जा जो निर्णित ऋणी होगा वो गिरफ्तार और निरोध किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट कहता है जो निर्णित ऋणी है किसी भी समय किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये कहता है उसे शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा तथा सिविल कारागार में भी निरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसमें यही एक परंतुक जोड़ा गया है। परंतुक में ये कह दिया है गिरफ्तारी के लिए किसी भी निवास गृह में रात्रि में प्रवेश नहीं किया जाएगा। अगर कोई धन के संदाय के लिए कोई डिग्री है उसका इन्फोर्समेंट किया जा रहा है तो रात जो सूर्य अस्त के, तो ये कह रहा है रात्रि के समय गिरफ्तारी के लिए किसी भी निवास गृह में रात्रि में प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है इस धारा में अधीन गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए किसी भी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य उदय से पूर्व कभी प्रवेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 55 का प्रोविजो कहता है CPC में, ठीक है। अब आगे का ये जो सेक्शन है वो आगे वाली सेकंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू।